नमस्कार दोस्तों, बच्चे आवाज आ रही है? सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताएंगे फटाफट से। जल्दी से बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करके। ऑल गुड, ऑल वेल, सब गुड है, सब बढ़िया है। देखो बच्चे, आज लग रहा है कि हम लोग नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे और हो सकता है कि हमारा मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट इस क्लास में ही खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्शंस बचे नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी नहीं बचे हैं। इजी इजी सी बातें, इजी तो नहीं है, मतलब इजी कहना तो थोड़ा सा मजाक हो जाएगा, बट हाँ ऐसी चीजें हैं जिनको आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, तो फटाफट से बच्चे शुरू करते हैं सेशन के साथ, बिना टाइम वेस्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब देखो, जो हमारा सेक्शन 91 है वो जुड़ा हुआ है बच्चे हमारे सेक्शन 60 से 60 से। अब देखो, इंटर रिलेशनशिप काम आएगा, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शंस। सेक्शन 60 के अंदर हमारे मॉर्गेजर को बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है कि वो अपनी मॉर्गेज को रिडीम कर सकता है। रिडीम का मतलब क्या होता है? पैसा देना और अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाना। ऐसा वो कब कर सकता है? जब जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू हो जाता है, मतलब जब वो समय अवधि आ जाती है जब आप पैसा पे कर सकते हो। यही जो रिडेम्पशन का कांसेप्ट है उसी से जुड़ा हुआ है बच्चे हमारा सेक्शन 91, सेक्शन 91। सेक्शन 60 ने हमको समझाया था कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। सेक्शन 91 हमको बच्चे समझा रहा है कि कौन कौन इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कौन कौन व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। जब हम सेक्शन 60 पढ़ रहे थे तब तो हमने यही सोचा था कि किसी भी मॉर्गेज को कौन रिडीम करेगा? मॉर्गेजर रिडीम करेगा, राइट? पर ऐसा नहीं है। देयर आर अदर पर्सन्स आल्सो जो किसी पर्टिकुलर मॉर्गेज को रिडीम करने में सक्षम है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर 3-4 नंबर है उनके, उनको आप देख लो फटाफट में। मॉर्गेजर तो है ही, पहले नंबर का व्यक्ति जो रिडीम करता है किसी भी मॉर्गेज को, वो तो मॉर्गेजर है ही। उसके अलावा कौन कौन रिडीम कर सकता है और रिडेम्पशन के बारे में केस फाइल कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति मॉर्गेजी को छोड़ के, जिसका कोई भी इंटरेस्ट हो, ध्यान से देखना, कोई भी इंटरेस्ट हो या किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज हो, किसके ऊपर? उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर। वो प्रॉपर्टी जिसको मॉर्गेज किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी के अगर किसी उसके ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट है या उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, चार्ज का मतलब तो मैंने आपको समझा रखा है ना, उस प्रॉपर्टी के बिना पर पहले किसी व्यक्ति से पैसा उठा रखा है, भले वो मॉर्गेज ना रही हो, चार्ज हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी बच्चे रिडेम्पशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं या फिर पैसा देकर उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं मॉर्गेजर के अलावा। तो दूसरे नंबर पर कौन से लोग आगे बच्चे? वो लोग जो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट या चार्ज रखते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्लेम हो, ठीक है, किसी भी तरीके का हो, बट इट हैज टू बी अ लीगल क्लेम ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पर जो लोग किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं वो होते हैं श्योरिटी। अब श्योरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया ना बच्चे। श्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गारंटी लेता है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ाया था ना, गारंटर वाला रिलेशनशिप। तो कोई भी व्यक्ति जो गारंटी लिया है मॉर्गेजर के बिहाफ पे कि भाई मॉर्गेजर पैसा वापस कर देगा, तो ये जो श्योरिटी है ये भी उस मॉर्गेज को रिडीम कर सकता है, उस मॉर्गेज डेब्ट को चुकाकर उसको रिडीम कर सकता है। तो ये तीसरे नंबर का व्यक्ति हो गया। हर वो व्यक्ति जिसने गारंटी ली होगी उस मॉर्गेज मनी को चुकाने की, ही कैन आल्सो रिडीम दैट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अगर मॉर्गेजर नहीं चुकाएगा तो मॉर्गेजी किसके पीछे पड़ेगा? इस गारंटर के, श्योरिटी के। तो जब ये पैसा चुकाएगा तो इसके पैसे चुकाने का मतलब होगा कि वो प्रॉपर्टी रिडीम हो गई है। तो दिस इज हाउ इट गोस। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? श्योरिटी। और चौथे नंबर पर और आखिरी नंबर पर है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर एक ऐसा क्रेडिटर जो मॉर्गेजर ने जिससे पैसे लिए हैं और पैसे नहीं चुका पाया, इसलिए उस क्रेडिटर ने उस मॉर्गेजर के खिलाफ केस फाइल किया और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिक्री पाली, उनको बेचने के बारे में डिक्री पाली। तो ये जो हमारा व्यक्ति है, ये जो हमारा क्रेडिटर है, वो क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। अब देखो, बारी बारी से मैं आपको बता देता हूं, ये तो हमारा सेक्शन हो गया। एक लिस्ट बना के दिखा देता हूं, आप अपने नोट्स में लिस्ट बना लेना। तो द क्वेश्चन इज, हु कैन रिडीम? हु कैन रिडीम? कौन रिडीम कर सकता है? सबसे पहले नंबर पर हमारा मॉर्गेजर, हमारा मॉर्गेजर, इसको तो हम कहीं लेके जा ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पर वो लोग जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर या तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं, मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर उनका किसी भी प्रकार का, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं या किसी भी प्रकार का उनका कोई भी चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, किसके ऊपर? उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर। और तीसरे नंबर पर कौन से लोग आते हैं? ये वाले, ये बी पॉइंट वाले, जो लोग गारंटी लेते हैं, जिन्होंने उस मॉर्गेज मनी के बारे में, मॉर्गेज मनी को चुकाने के बारे में जिन लोगों ने गारंटी ली होगी कि चुका दिया जाएगा, जो श्योरिटी कहलाते हैं कानूनी भाषा में, वो मॉर्गेज मनी को रिडीम करा सकते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं क्रेडिटर, जिन्होंने पैसा उधार दिया होगा। किसको? क्रेडिटर किसका होना चाहिए? मॉर्गेजर का क्रेडिटर। मॉर्गेजर को जिन्होंने पैसा उधार दिया है और उन्होंने केस के अंदर डिग्री पाली है इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो पैसा देकर उस मॉर्गेज को चुका देते हैं और प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते हैं। तो जैसे कोई प्रॉपर्टी बिकी, उस प्रॉपर्टी से आने वाला पैसा से उसका मॉर्गेज चुकाया और बाकी का अपना रख लिया। सो दिस इज हाउ इट गोस। दीस आर द पीपल जो किसी भी मॉर्गेज को रिडीम कर सकेंगे। मॉर्गेजर, वो लोग जो किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट या चार्ज रखते हैं, श्योरिटी और हमारे क्रेडिटर। दीस आर द 4 कैटेगरी ऑफ पीपल जो किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मॉर्गेज मनी जो है वो ड्यू हो गया, ड्यू हो गया। So this is our section 91। फटाफट से चैट बॉक्स में बच्चे यस टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? चारों कैटेगरी समझ में आ गई और चारों लिख लिया नोट्स में? जल्दी से बताओ बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। गुड है, इजी था ये वाला, तो इजी था, बस ये चार चार की लिस्ट आपको याद रखनी है। नाउ कम टू अ न्यू कॉन्सेप्ट, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और इसको बोलते हैं बच्चे हम सब्रोगेशन। सब्रोगेशन, और सब्रोगेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेना ये नोट्स में, ठीक है? इस सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है इसके अंदर? कहानी को समझो। ये जो भी लोग हैं जिनकी अभी हमने जिक्र किया सेक्शन 91 के अंदर, जो प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, या अगर कोई भी मॉर्गेजर है, मॉर्गेजर की बात करी थी ना हमने, कौन सा सेक्शन था वो? सेक्शन 82 था, कौन सा था? जिसमें मॉर्गेजर, एक ही मॉर्गेजर सारा पैसा चुका ले रहा था, तो उसका हक था कि वो बाकी सब लोगों से बोले कि अपना अपना हिस्सा दो। तो ये जो सारे लोग हैं जिनको हमने सेक्शन 91 में पढ़ा, और वो जो मॉर्गेजर है जिसकी हमने चर्चा की थी, अगर ये लोग किसी प्रॉपर्टी को रिडीम करते हैं, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार है, इन लोगों के पास अधिकार आ जाएगा एज रिगार्ड्स रिडेम्पशन, फोरक्लोजर एंड सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। खासकर फोरक्लोजर और सेल। और ये अधिकार किसके होते हैं? फोरक्लोजर और सेल, याद है ना आपको? सेक्शन 67 और सेक्शन 69 मैंने दोनों पढ़ाए आपको। फोरक्लोजर और सेल किसके राइट होते थे? मॉर्गेजी के, मॉर्गेजी के। तो ये जो लोग हैं जिनकी लिस्ट मैंने सेक्शन 91 के अंदर बताई मॉर्गेजर के अलावा, और जो को मॉर्गेजर है जिनको हमने पढ़ा था अभी, ये सब लोग मॉर्गेजी के पास जो अधिकार होते हैं, जिस मॉर्गेजी का मॉर्गेज उन्होंने रिडीम किया है, वो अधिकार इनके पास आ सकते हैं।
और अपने पैसे को वसूलने के लिए जो पैसा उनका खर्च हुआ ना उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, वो इन हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही जो अधिकार है, यही जो मॉर्गेजी का अधिकार मिल रहा है इस व्यक्ति को जिसने रिडीम किया है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? सब्रोगेशन। क्या कहते हैं? सब्रोगेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन की मॉर्गेजी की जगह अब ये व्यक्ति ले लेता है जिसने पैसा चुकाया है। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, एक ही साथ पढ़ा दे रहा हूं पूरा सेक्शन फिर एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन कैटेगरीज में ना गिर रहा हो, मतलब सेक्शन 91 की कैटेगरीज में ना गिर रहा हो, ना ही वो श्योरिटी है, ना ही वो इंटरेस्ट रखता है प्रॉपर्टी में, ना ही उसका कोई भी क्लेम है, ना ही वो क्रेडिटर है, ना ही वो को मॉर्गेजर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रिलेशन नहीं है अभी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से या मॉर्गेज मनी से। अगर इस व्यक्ति के साथ मॉर्गेजर का, ओरिजिनल मॉर्गेजर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस ओरिजिनल मॉर्गेजर ने इस व्यक्ति को यह अधिकार दे रखा होगा कि मेरे बिहाफ पे तुम इस प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकते हो, तो ये व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रिडीम करा लेगा। और इसको भी वही फायदा मिलेगा जो उन लोगों को मिल रहा है सेक्शन 91 के अंदर जो प्रॉपर्टी को रिडीम करा रहे हैं या फिर जो को मॉर्गेजर है, तो वो भी उन्हीं की प्लेस में आ जाता है। पर ये जरूरी है कि ये जो अधिकार दिया था इस व्यक्ति को ओरिजिनल मॉर्गेजर ने, ये एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होना चाहिए, किसी भी मौखिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं, एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये अधिकार जो है सब्रोगेशन का, सब्स्टिट्यूशन का तब तक राइज नहीं होता जब तक कोई भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पूरी तरीके से रिडीम नहीं हो जाती। अगर वो आधी अधूरी रिडीम हुई है तो ऐसा कोई अधिकार नहीं आएगा। तो कहने को इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बारी-बारी से समझना होगा। ठीक है, पहले तो टाइटल डाल लो इस कांसेप्ट का। इस कांसेप्ट का नाम है सब्रोगेशन। दिस इज कमिंग आउट ऑफ सेक्शन 92। अब देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया यहाँ इस स्लाइड में कि ये लोग हैं जो प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। एक तो वो ओरिजिनल मॉर्गेजर, वो लोग जिनका इंटरेस्ट है, चार्ज है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे, श्योरिटी जो है उस मॉर्गेज मनी के, और जो क्रेडिटर है जो डिक्री पा चुका है, पा सकता है। इसके अलावा को मॉर्गेजर्स, मतलब अगर एक से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उन्होंने मिलकर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया तो उनमें से कोई भी रिडीम कर सकता है ना पूरा पैसा चुका के। तो को मॉर्गेजर्स, इसकी चर्चा हमने शायद 82 के अंदर की थी, सेक्शन 82 के अंदर। तो को मॉर्गेजर्स, तो अगर इसको हम एक सेकंड के लिए हटा दें, मॉर्गेजर को, ओरिजिनल मॉर्गेजर को हटा दें, तो ये जो सारे लोग हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे लोग जब भी प्रॉपर्टी को रिडीम करेंगे पैसा देके, तो इनका तो पैसा जाएगा। वो जो मॉर्गेजी है जिससे पैसा उधार लिया था उसे तो अपना पैसा मिल गया, वो तो खुश है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। नुकसान में कौन है? ये लोग जिन्होंने पैसा पे किया है। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कि एक भाई ने 30 लाख रुपए सारे पे करे थे, नुकसान में तो वो है ना। कि ऐसे ही लोगों का नुकसान ना होने देने के लिए ये सेक्शन 92 बनाया है जो सब्रोगेशन का कांसेप्ट कहता है। तो अगर इन चारों कैटेगरी के लोगों में से कोई भी बंदा अगर उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेता है पैसा चुकाकर, तो उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिलेशन में उसके पास सारे अधिकार आ जाते हैं जो उस मॉर्गेजी के पास थे, जो उस मॉर्गेजी के पास थे जिसका पैसा उन्होंने चुकाया। और मॉर्गेजी के पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिलेशन में क्या अधिकार होते हैं? सेक्शन 67 अधिकार देता है फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करे और बोल दे कि अब ये जो मॉर्गेजर है पैसा अब चुका के अपनी प्रॉपर्टी वापस नहीं पा सकता, वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई। तो उसका रिडीम करने के राइट को खत्म करने को बोलते हैं फोरक्लोजर। और एक अधिकार है सेक्शन 69 के अंदर प्रॉपर्टी को सेल करने का, कि वो प्रॉपर्टी को बेच दे और अपना पैसा वसूल ले। तो यही अधिकार थे उस ओरिजिनल मॉर्गेजी के पास जिसका पैसा चुकाया है इन चार कैटेगरी के लोगों ने। तो वो सारे अधिकार उन्हीं लोगों के बन जाते हैं। तो यही लोग जो हैं जो प्रॉपर्टी को रिडीम करके आए हैं, वो सारे अधिकार पा लेते हैं उस मॉर्गेजी के जिसको उन्होंने पैसा देके वो प्रॉपर्टी रिडीम करी। तो वो मॉर्गेजी के शूज में आ जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए ओरिजिनल मॉर्गेजर के खिलाफ फोरक्लोजर का भी केस फाइल कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेल करके उनने जो भी पैसा पे किया है उसको भी, उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन और सब्रोगेशन कि मॉर्गेजी जिसका पैसा चुक गया वो हट गया और उसकी जगह ये चार में से कोई भी एक व्यक्ति आ गया जिन्होंने वो पैसा चुकाया है। यही है पूरा फंडा इस सब्रोगेशन के कॉन्सेप्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो भाई है जिसने अकेले 30 लाख रुपए चुका दिए थे, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं अभी भी दोनों भाई, बाकी के दोनों भाई। पर वो उसका 20 लाख रुपए चुकाए क्योंकि 20 लाख उसने ज्यादा दिया ना, उसका पैसा केवल 10 लाख था। उन 20 लाख रुपयों को अपने भाई से रिकवर करने के लिए वो फोरक्लोजर भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। फोरक्लोज कर देगा कि अब वो प्रॉपर्टी उसके भाइयों की नहीं रहेगी, अब वो 20 लाख रुपए देकर उस प्रॉपर्टी को पानी पाएंगे, या फिर हो सकता है उस प्रॉपर्टी को बेच दे और सेल ऑफ करके अपने पूरे 30 लाख रुपए वसूल ले, और अगर कोई सरप्लस बचे तो भाइयों को दे, ना बचे तो कोई जरूरत नहीं है। तो यही जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को रिडीम कर रहा है उसके पास मॉर्गेजी के सारे अधिकार आ जाना, यही फंडा है बच्चे सब्रोगेशन का। बस इसकी एक कंडीशन है कि जो रिडेम्पशन की गई हो मॉर्गेजी के रिलेशन में, ओरिजिनल मॉर्गेजी के रिलेशन में, वो फुल एंड कंप्लीट होनी चाहिए। फुल एंड कंप्लीट मतलब अगर मॉर्गेजी का, ओरिजिनल मॉर्गेजी का मानो 15 लाख रुपए बनता था तो पूरा 15 लाख रुपए पे करना होना चाहिए। मतलब मॉर्गेजी पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर हो जाना चाहिए। अगर मॉर्गेजी का 1 रुपया भी बचता है उस मॉर्गेज के अंदर तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी पिक्चर में है। तो ये उसके जूते नहीं पहन सकते, एक समय पे एक ही व्यक्ति उन जूतों को पहन सकता है। ये जरूरी है कि वो जो रिडेम्पशन है अगेंस्ट द ओरिजिनल मॉर्गेजी वो फुल एंड कंप्लीट हो। मॉर्गेजी पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर चला जाए अपना पैसा लेके, ओनली देन दिस कैन दिस पर्सन कम इनटू हिज शूज और इन अधिकारों का इस्तेमाल करके अपना पैसा वसूल सकता है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सब्रोगेशन बच्चे, सेक्शन 92। अब मुझे जल्दी से बताओ सेक्शन 92 समझ में आया सभी लोगों को बच्चे? 67 69 बच्चे, 67 के अंदर फोरक्लोजर का राइट है, 69 के अंदर बेचने का राइट है। मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं, 20-20 मिनट दिए हैं दोनों सेक्शंस पे, उन क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा बच्चे। एक ही बात को बार-बार ऑब्वियसली नहीं रिवाइज कर सकते, ठीक है? उनको जरूर रिवाइज करना क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? क्वेश्चन जरूर आएगा उस कांसेप्ट पे। अब देखो बच्चे सेक्शन 93। अब ये जो सेक्शन है 93 ये बात करता है टैगिंग के कांसेप्ट का। बड़ा मजाकिया सा शब्द लगता है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है टैगिंग। पर ये टैगिंग को रोक रहा है, टैगिंग को अलाउ नहीं कर रहा, टैगिंग को रोक रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, ठीक है? अब ये टैगिंग क्या होता है उसको पहले समझे तभी तो समझेंगे कि उसके प्रोहिबिशन का मतलब क्या है। तो देखो बड़ा सिंपल सा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल कांसेप्ट। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी मॉर्गेजी जो पे कर रहा है किसी भी प्रायर मॉर्गेज को, और ऐसा करते वक्त भले ही उस पर किसी भी इंटरमीडिएट मॉर्गेज का नोटिस है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरीके से एक्वायर नहीं करता है किसी भी तरीके की कोई भी प्रायोरिटी इन रिलेशन टू दैट ओरिजिनल सिक्योरिटी, केवल सेक्शन 79 की स्थिति को छोड़ के कोई भी मॉर्गेजी
जो कोई, ये दो टुकड़े हैं बच्चे, दो भाग हैं, ठीक है। केवल सेक्शन 79 की स्थिति को छोड़ के कोई भी मॉर्गेजी अगर कोई सब्सिक्वेंट एडवांस करता है मॉर्गेजर को उसी प्रॉपर्टी के बिना पर, किसी इंटरमीडिएट मॉर्गेजी के नोटिस हो चाहे ना हो उसके पास, ऐसी स्थिति में उसके फेवर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रायोरिटी नहीं आती है। तो ये दो रूल्स बताए हैं बच्चे, और ये दोनों टैकिंग के खिलाफ हैं। टैकिंग का मतलब होता है प्रायोरिटी पा लेना, टू डिस्प्लेस, टू चेंज द पोजीशन, टू जंप ऑफ। अब देखो ऐसे तो आप समझोगे नहीं शब्दों से, एग्जांपल से समझो। जैसा मैंने आपको बच्चे बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी को बार बार मॉर्गेज पे रखा जा सकता है, क्योंकि मॉर्गेज के अंदर आप कुछ नहीं करते हो, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करते हो। मालिक तो मॉर्गेजर ही रहता है, जो भी उसका इंटरेस्ट है वो तो बना ही रहता है, उसको केवल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए उसको रखता है वो। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है कि एक ही प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर हो जाती है एक से ज्यादा मॉर्गेजेस का, तब ये वाली सिचुएशन अराइज होती है बच्चे, टैकिंग वाली, सेक्शन 93 वाली। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान के चलो बच्चे एक ये व्यक्ति है, ध्यान से देखना बच्चे, और ये है हमारा कौन, मॉर्गेजर। एक ये व्यक्ति है, ये है हमारा मॉर्गेजर, और ये मॉर्गेजर क्या कर रहा है, ये अपनी इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, इसके पास ये प्रॉपर्टी है, इसको मॉर्गेज पे उठा रहा है। और वो कैसे उठा रहा है, देखो इसने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दिया मॉर्गेजी नंबर 1 को, और मानो ये जो पहली मॉर्गेज पे दिया इसके बिना पर 5 लाख रुपए उधार लिए थे। फिर इसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दिया मॉर्गेजी नंबर 2 को, और इस दूसरे मॉर्गेज के बिना पर मानो, यहीं पे लिख देता हूं, वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, इससे 5 लाख लिए थे, मानो इससे 3 लाख लिए थे। फिर तीसरे नंबर पर मॉर्गेज पे दिया मॉर्गेजी नंबर 3 को, मानो इससे लिए थे आपने 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सब्जेक्ट मैटर एक ही है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक ही है, उसको बार बार मॉर्गेज पे रखा गया। आप सोच रहे हो कि क्या ये लोग बेवकूफ है, जब इनको पता है कि पहले से मॉर्गेज है तो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मॉर्गेज तो केवल 5 लाख की है, फिर 3 लाख की, फिर 2 लाख की, हो सकता है इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए की हो। तो क्या परेशानी, क्या डर है, जब तक लग रहा है कि पैसा वापस मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब क्या होता है बच्चे, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ही मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिलेशन में एक से ज्यादा मॉर्गेजी होते हैं, जो अलग अलग मॉर्गेजेस के अंदर, ये भी ध्यान रखना, एक से ज्यादा मॉर्गेजी होने की भी सिचुएशन दो तरीके की हो सकती है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉर्गेज डीड है, उसमें मॉर्गेजी एक से ज्यादा है, जैसे डिमांड ज्यादा थी, 5 लाख के बदले मानो 5 करोड़ की डिमांड थी, तो एक बंदे के बस की बात नहीं थी, तो 4-5 लोगों ने मिलकर वो 5 करोड़ रुपए उधार दिए। हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, वो जॉइंट मॉर्गेज की स्थिति होती है, वहां पे भी एक से ज्यादा मॉर्गेजी होते हैं, पर वो सारे के सारे एक ही डीड के अंदर होते हैं, उनमें ये टैगिंग वैगिंग का कांसेप्ट नहीं लगता। यहाँ पे ये जो सारे मॉर्गेजेस हैं अलग अलग डीड से आ रहे हैं। ये पहली मॉर्गेज डीड है जिसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर दूसरी इसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब इनके बीच में बच्चे रिश्ता कैसे होता है आपको पता है, क्योंकि ये सबसे पहली मॉर्गेज है तो इसकी प्रायोरिटी है इसके ऊपर, ये दूसरे नंबर की है तो इसकी प्रायोरिटी है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यही सीक्वेंस है, मानो ये वाली जो मॉर्गेज थी ये है 1 जनवरी 2019 की, ये है 1 जनवरी 2020 की, और ये है 1 जनवरी 2021 की, तो दिस इज द प्रायोरिटी, ये सबसे पुरानी है, सबसे पहले इसका पैसा चुकाया जाएगा, दिस इज द सिचुएशन, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब इनके आपस में भी कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हो सकते हैं मॉर्गेजियों के भी, जैसे ये जो मॉर्गेजी हैं ये एक दूसरे को रिडीम कर सकते हैं। अब जैसे ये नंबर 1 पे बैठा हुआ है बंदा, अगर ये मॉर्गेजी चाहे तो वो इसको रिडीम कर सकता है, रिडीम कर सकता है, ये इसको रिडीम कर सकता है, मतलब हर एक मॉर्गेजी अपने ऊपर वालों को रिडीम कर सकता है। जैसे रिडीम करने का मतलब क्या है, मानो ये मॉर्गेजी नंबर 2 है, ये मॉर्गेजी नंबर 1 से कहे देखो आपके 5 लाख रुपए बन रहे हैं ना, 5 लाख रुपए पकड़ो, चलो भागो यहां से, अब मेरा क्लेम हो गया इस प्रॉपर्टी पे 8 लाख रुपए का। या फिर ये कह सकता है इन दोनों से, या फिर इन दोनों में से किसी भी एक से, मानो दोनों से कह रहा है कि तुम्हारे 3 बन रहे तुम्हारे 5 बन रहे 8 लाख पकड़ो भागो यहां से, मेरा क्लेम हो गया 10 लाख रुपए का। तो ये अपने आगे वालों को भगा सकता है रिडीम करके, तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर इसको ये रिडीम करता है और ये बाहर चला जाता है पिक्चर से, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, और इसके जो 8 लाख रुपए बनते हैं वो सबसे पहले चुकाए जाएंगे, और फिर इसके 2 लाख की बारी आएगी। मानो ये दोनों को रिडीम कर देता है तो ये अकेला ही रह जाएगा, और इसका जो पूरा टोटल 10 लाख रुपए है वो चुकाए जाएंगे। मानो ये केवल इसको रिडीम करता है अपने जस्ट ऊपर वाले को, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ये पिक्चर से बाहर चला जाएगा, उसके 5 लाख बन जाएंगे, इसके 5 लाख चुकाने के बाद इसके 5 लाख का नंबर आ जाएगा। दिक्कत आती है जब हम जंप करते हैं किसी बंदे को, मानो ये जो व्यक्ति है वो इसको रिडीम ना करे या दोनों को रिडीम ना करे, वो इसको रिडीम करे डायरेक्टली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा हो, मानो अभी नई नई से लॉ करी हो, अभी फर्स्ट ईयर में आया हो, तो ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, इसको रिडीम नहीं कर रहा, इसको रिडीम कर रहा है, इससे कह रहा है एक काम करो, आपके 5 लाख रुपए बनते हैं ना, अपने 5 लाख रुपए चलो भागो लेके 5 लाख रुपए कितने हो गए आपके मेरे मिला के 7 लाख रुपए हो गए, और मैं ले लूंगा आपकी जगह, मैं आपकी जगह आके खड़ा हो जाऊंगा, लाइन में से खड़े हो जाते हैं ना लाइन में आगे कि पहले मेरे 7 लाख रुपए चुकाए जाएंगे तब इसका 3 लाख का नंबर आएगा। तो ये दूसरी वाला है, इसको प्रैक्टिकली तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, क्योंकि इसने अपना क्लेम और उसका क्लेम कंबाइन कर लिया और उस पहले नंबर पे पहुंच गया जाके कि भाई मैं आपको हटा रहा हूं लाइन से, आपकी जगह मैं ले रहा हूं, क्या दिक्कत है। यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाता है टैकिंग, जंप करना, ये अलाउड नहीं है। आप शिफ्ट अप हो सकते हो, आप इसकी जगह आ सकते हो, ये इसकी जगह आ सकते हो, आप दोनों को हटा के यहाँ पे आ सकते हो, बट आप किसी को बीच में छोड़ के जंप ऑफ करके धक्का नहीं दे सकते पीछे। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने 5 लाख रुपए पकड़ो, मेरे 7 लाख हो गए, हम पहले नंबर पे हो गए, 3 लाख वाले नंबर आखिरी में आएगा, बाद में आएगा, यू कांट डू दिस। यही है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये मॉर्गेजी इसको रिडीम कर भी दे 5 लाख रुपए से, तो ये नंबर 1 पे आएगा केवल उन 5 लाख रुपयों के लिए। तो मानो इसका टोटल क्लेम कितना हो गया इस मॉर्गेजी का, जब इसको रिडीम कर दिया 7 लाख रुपए का क्लेम हो गया, तो इसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे सबसे पहले, जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो सबसे पहले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसको, फिर दिए जाएंगे 3 लाख रुपए इसको, और फिर अगर बचता है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा, जंप करने से कोई फायदा नहीं होगा। यही है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ये पहली सिचुएशन है जहां पे टैकिंग हो सकती है, जिसको ये रोका जा रहा है। इसकी एक और सिचुएशन हो सकती है, दूसरा सिनेरियो जो दूसरा पार्ट है सेक्शन का। मानो ये मॉर्गेजर है, ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, और इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के रिलेशन में मानो 2 मॉर्गेजी हैं, ये मॉर्गेजी नंबर 1, ये मॉर्गेजी नंबर 2। अब इस मॉर्गेजी ने, इस बंदे ने, पहले वाले मॉर्गेजी ने मॉर्गेजर को दिए मानो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिए मॉर्गेज मनी के तौर पर,
और वो 5 लाख रुपए दिए मानो 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, अब ये जो दूसरा मॉर्गेजी है, इस दूसरे मॉर्गेजी ने इस मॉर्गेजर को दिए मानो 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख रुपए दिए उसने 1 जनवरी 2020 को। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है? इसकी पहले प्रायोरिटी है, इसकी दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी है। फिर क्या किया, इस पहले ही मॉर्गेजी ने कोई नई मॉर्गेज क्रिएट नहीं की, कोई नई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे नहीं ली, उसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, उसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बिहाफ पर एक और उधार दिया, मानो फिर से पैसे दिए और अब की बार दिए 2 लाख रुपए, और ये जो दूसरी पेमेंट गई 2 लाख रुपए की, ये गई 1 जनवरी 2021 को। तो ये सीक्वेंस है, 1 जनवरी 2019 को पहले मॉर्गेजी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, 1 जनवरी 2020 को दूसरे मॉर्गेजी ने 3 लाख रुपए दिए हैं, और फिर से 1 जनवरी 2021 को पहले मॉर्गेजी ने पैसे दिए हैं। अब ये पहला वाला मॉर्गेजी कह रहा है क्योंकि मेरी मॉर्गेज पुरानी है, क्योंकि ये जो दूसरा पेमेंट है वो भी ओरिजिनल मॉर्गेज के ही अंदर किया गया, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं आई, क्योंकि मेरी मॉर्गेज पुरानी है तो मेरा जो टोटल पैसा बन रहा है 5 + 2 मेरे को 7 लाख पहले मिलेगा। अब कल को अगर इसने पैसा वापस नहीं किया और इस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा तो पहले मेरे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और फिर इन भाई साहब के 3 लाख रुपए, इस बात के बावजूद कि वो जो 2 लाख रुपए हैं वो मैंने इसके बाद में दिए, पर क्योंकि वो ओरिजिनल मॉर्गेज से ही निकल के आ रहे हैं तो प्रायोरिटी मेरी मॉर्गेज को मिलेगी और टोटल अमाउंट मिलेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहलाता है टैकिंग, जंप करना। तो हम जो भले ही बात की डेट है उसको जंप करा रहे हैं प्री डेट में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहलाता है इसके बाद में दिया, पर क्योंकि वो ओरिजिनल मॉर्गेज से ही निकल के आ रहे हैं तो प्रायोरिटी मेरी मॉर्गेज को मिलेगी और टोटल अमाउंट मिलेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहलाता है टैकिंग, जंप करना। इस 2 लाख रुपए को हम जो भले ही बात की डेट है उसको जंप करा रहे हैं प्री डेट में, ये कहलाता है टैकिंग। तो हमारा जो सेक्शन है इस टैकिंग को भी प्रोहिबिट करता है। वो कहता है कि मॉर्गेज डीड किस दिन की है वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे प्रायोरिटी क्लेम की जाती है, पर उस मॉर्गेज डीड के अंदर जो अमाउंट दिया जा रहा है और उसकी जो डेट है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हमारा रूल ये कहेगा कि जो मॉर्गेजी नंबर 1 है, आपकी मॉर्गेज पुरानी है और आपने 5 लाख रुपए जो 1 तारीख 2019 को दिए थे वो प्रायोरिटी पाएंगे। आपकी ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपकी मॉर्गेज भी पुरानी है और आपने दिया भी पेमेंट सबसे पहले था। पर दूसरे नंबर पर आपके 2 लाख की बारी नहीं आएगी, दूसरे नंबर पर बारी आएगी इन 3 लाख रुपए की जो मॉर्गेजी नंबर 2 ने दिया है। भले ही इस मॉर्गेजी नंबर 2 की डीड पुरानी है, पर क्योंकि इसकी पेमेंट आपकी दूसरी पेमेंट से प्रीडेट करती है तो दूसरे नंबर पर इसको सेटिस्फाई करेंगे, और तीसरे नंबर पर बारी आएगी आपके 2 लाख रुपए की। तो केवल मॉर्गेज डीड की डेट मैटर नहीं करती, इट आल्सो मैटर्स कि उसमें पेमेंट्स किस क्रोनोलॉजी में हो रही है। इसका बस एक एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। कौन सा सेक्शन है याद है? बैंक गारंटी वाला, जिसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पर रख दिया जा रहा था इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एडवांसेस। वहां पे ऐसा पॉसिबल है कि भले ही कोई पेमेंट बाद में हो रही हो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। कौन सी स्थिति में? फ्यूचर एडवांसेस वाली स्थिति में। आज ही पढ़ा है भाई, भूल मत जाओ, फ्यूचर एडवांसेस वाली स्थिति में। बस उसमें लिमिट क्या थी कि एक मैक्सिमम लिमिट बतानी होगी कि किस लिमिट तक वो फ्यूचर एडवांसेस हो सकते हैं। मानो अगर मैक्सिमम लिमिट बता रखी है और जो पैसा बाद में दिया, अगर यहाँ पे स्थिति फ्यूचर एडवांसेस की होती और मैक्सिमम लिमिट मानो 10 लाख रुपए की होती, तो अगर 5 लाख रुपए दे दिए गए थे 1 जनवरी 2019 को, उसके बाद दूसरी मॉर्गेज के अंदर 1 जनवरी 2020 के अंदर दिए गए थे, तो लिमिट 10 लाख की है पर ओरिजिनली 5 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये जो 2 लाख दिए जाते 1 जनवरी 2021 को, भले ये बाद में दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजी, पर क्योंकि वो फ्यूचर एडवांसेस वाले कॉन्सेप्ट में गिर रहे हैं और मैक्सिमम लिमिट के अंदर गिर रहे हैं, वहां पे इसको प्रायोरिटी मिल जाती। तो वहां पे क्रोनोलॉजी यही रहती, पहले नंबर पर ये सेटिस्फाई होता, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। बस ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, केवल और केवल फ्यूचर एडवांसेस में ये टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है, अलाउड होता है, वरना क्रोनोलॉजी किस हिसाब से डिसाइड होगी? पेमेंट्स के हिसाब से 1 2 और 3। तो बच्चे ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं टैकिंग के, एक अमंग द मॉर्गेजेस ये रिडेम्पशन वाला कानून, एंड अमंग द पेमेंट्स सब्जेक्ट टू फ्यूचर एडवांसेस वाला लॉ। अब मुझे जल्दी से बता दो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स टैकिंग वाले समझ में आ गए हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से, वी डोंट हैव टाइम। चलो बहुत बढ़िया है। अब बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले सेक्शन पे। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 94, और ये बात करता है मेसने मॉर्गेजी की। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा सेक्शन कंफ्यूजिंग है पर आसान है, मैंने समझा दिया आपको पहले। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रखा जा रहा है और उसी सेम प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग बारी बारी से उधार उठाए जा रहे हैं अलग अलग मॉर्गेजियों से, तो ऐसे स्थिति में जो भी मेसने मॉर्गेजी है उसका सेम राइट होगा उन मॉर्गेजीज के खिलाफ जो उससे पहले है, जो उसका मॉर्गेजर के खिलाफ है, वही राइट इस मॉर्गेजी का भी रहता है। देखो अभी मैंने आपको ये वाली सिचुएशन बताई थी, हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मॉर्गेजेस वर्क, उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखो मानो बच्चे कोई मॉर्गेजर है और ये प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज पर रखी गई है, और इस प्रॉपर्टी के बिना पर लोन उठाए गए हैं बारी बारी से। मानो ये हमारा मॉर्गेजी नंबर 1 है, इससे उठाए गए थे मानो 5 लाख रुपए, ये है हमारा मॉर्गेजी नंबर 2, इससे उठाए गए थे मानो 3 लाख रुपए, और ये है हमारा मॉर्गेजी नंबर 3, इससे उठाए गए थे मानो 2 लाख रुपए। तो सेम प्रॉपर्टी, सक्सेसिव डेट्स, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई सेक्शन की। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो मॉर्गेजीज हैं इनके आपस में एक दूसरे के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां और अधिकार हैं। कैसे? देखो जहां तक बात रिडेम्पशन की है, मैंने आपको बताया कि हर नीचे वाला मॉर्गेजी अपने ऊपर वाले मॉर्गेजी को रिडीम कर सकता है और भगा सकता है। ये इसको रिडीम कर सकता है, ये इसको रिडीम कर सकता है, जंप भी कर सकता है पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। ये इसको रिडीम कर सकता है पर इसको इसके अमाउंट के लिए प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। वो हमने पढ़ लिया पिछले सेक्शन में, क्योंकि वो टैकिंग के खिलाफ है, पर अधिकार तो है ना इनका एक दूसरे को रिडीम करने का। अब ये तो कभी इसको रिडीम करेगा नहीं, ना ही ये कभी इसको रिडीम करेगा, क्योंकि इनका फायदा क्या है? क्योंकि ये तो इनसे ऊपर है ना, इसको तो पहले ही पैसा मिल जाएगा, तो इसका फायदा क्या होगा इसको रिडीम करने से? या फिर इसका फायदा क्या होगा इसको रिडीम करने से? क्योंकि उनका नंबर तो बाद में आएगा, कल को प्रॉपर्टी बिकेगी तो फायदा तो नीचे वालों का ही होगा अगर वो ऊपर वालों को रिडीम करें। यही राइट कहलाता है मेसने मॉर्गेजीज का राइट अगेंस्ट वन अनदर, कि किस तरीके से वो
अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इन रिलेशन टू द मॉर्गेजर। एक और बात, अब हमारा कोई भी जो मॉर्गेजी होता है उसकी मॉर्गेजर के खिलाफ दो अधिकार होते हैं, बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। दो अधिकार होते हैं किसी भी मॉर्गेजी के। क्या क्या अधिकार होते हैं? वो अधिकार होते हैं फोरक्लोजर करने के या फिर प्रॉपर्टी को सेल करने के, सेक्शन 67 सेक्शन 69। अब जो मॉर्गेजी हमारा ऊपर बैठा है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है, तो ये जो अधिकार है उनको एक्सरसाइज करने का नंबर भी उसका पहले आएगा। तो मानो अगर ये बंदा पैसा ना चुकाए तो सबसे पहला नंबर इसके 5 लाख रुपए वसूलने का आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो राइट्स हैं फोरक्लोजर के और सेल के, वो ही सबसे पहले एक्सरसाइज करेगा ऑब्वियसली। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मॉर्गेजी इन राइट्स को एक्सरसाइज करेगा, ही विल बी एक्सरसाइजिंग दोज राइट्स नॉट ओनली अगेंस्ट द मॉर्गेजर, उनके खिलाफ तो कर ही रहा है, मॉर्गेजर के खिलाफ तो कर ही रहा है, बट इट विल आल्सो बी अगेंस्ट द अदर मॉर्गेजीज। मानो ये जो प्रॉपर्टी है जिसको वो बेच रहा है, मानो उसकी वैल्यू ही 5 लाख रुपए है जितना उसका लोन है, तो जब वो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो इसके खिलाफ तो कर ही रहा है, पर इनके खिलाफ भी तो कर ही रहा है, क्योंकि इनका भी तो नुकसान हो रहा है। उसको बेच के अपने 5 लाख रुपए ले रहा है, इनकी सिक्योरिटी खत्म कर दे रहा है। सेम, मानो ये पहला मॉर्गेजर है, इसके फेवर में फोरक्लोजर का अधिकार है। इसको बोला गया था कि भाई मानो कंडीशनल सेल का मॉर्गेज था, फोरक्लोजर की सिचुएशन आती है कंडीशनल सेल वाली स्थिति में, बोला गया था कि अगर इतने समय तक पैसे नहीं चुकाए तो वो प्रॉपर्टी के मालिक आप हो जाओगे। तो इसे 5 लाख रुपए लिए थे, फलानी तारीख आ गई, मानो बोला था कि 1 जनवरी 2022 तक पैसा दे दूंगा, नहीं दिया, तो फोरक्लोजर की स्थिति आ गई, पैसा ड्यू हो गया। अब ये जो मॉर्गेजी है, अगर वो फोरक्लोजर का अधिकार इस्तेमाल करेगा, मतलब प्रॉपर्टी खुद मालिक बनना चाहेगा, तो वो उसका अधिकार इसके खिलाफ भी होगा, इन दोनों के खिलाफ भी होगा। क्योंकि अगर मानो वो फोरक्लोजर में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो ओनर बन जाएगा, और उसके ओनर बनने का मतलब क्या, इनकी सिक्योरिटी तो खत्म हो गई ना। एक बार वो ओनर बन गया तो ये तो कुछ नहीं कर सकते ना उसके बारे में, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 5 हो चाहे 50 हो। अगर वो कंडीशनल सेल की मॉर्गेज थी तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार उसकी मॉर्गेज प्रायोरिटी लेगी, और वो फोरक्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया तो वो मालिक बन जाएगा। और क्योंकि अब वो मालिक है तो उसका कोई लेना ही देना नहीं है इन मॉर्गेजीज से, इन दोनों का लेना देना तो मॉर्गेजर से था। तो कभी भी कोई ऊपर वाला मॉर्गेजी अपने इन अधिकारों को इस्तेमाल करता है तो वो मॉर्गेजर के खिलाफ और बाकी के मॉर्गेजी के भी खिलाफ करता है। मानो ऐसी सिचुएशन हो जाए कि पहला वाला जो मॉर्गेजी है उसके फेवर में कंडीशनल सेल वाली मॉर्गेज नहीं है, मानो उसके फेवर में कोई सिंपल मॉर्गेज थी या इंग्लिश मॉर्गेज थी, तो भाई उसने क्या किया, अपने पैसे को वसूलना चाहा और उसने अपने पैसे वसूल लिए, 5 लाख रुपए वसूल लिए। उसके बाद इसका नंबर आएगा। अब ये भी जब अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेगा तो ये भी तो मॉर्गेजर के खिलाफ भी करेगा, उसके खिलाफ करेगा, डिपेंड कि कितना पैसे बचा है, कितना सरप्लस बचा है जिससे इसका लोन सेटिस्फाई हो जाए। तो हर ऊपर वाला मॉर्गेजी जब अपने राइट्स को एक्सरसाइज करता है अगेंस्ट द मॉर्गेजर, दे आर इफेक्टिव नॉट ओनली अगेंस्ट द मॉर्गेजर बट द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजीज आल्सो। तो ये दोनों तरफ गंगा बहती है, रिडेम्पशन की गंगा नीचे से ऊपर बहती है और फोरक्लोजर और सेल की गंगा ऊपर से नीचे बहती है। यही कहलाती है दिस कॉन्सेप्ट जो मॉर्गेजी के आपस के रिलेशनशिप में काम करता है, और ये जिस निकल के आता है हमारे सेक्शन 93 और 94 से। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करो फटाफट से, वो ऊपर वाली गंगा नीचे वाली गंगा दोनों बात समझ में आई है? क्विकली बच्चे, टाइम बहुत कम बचा है, 15 मिनट बचे हमारे पास। चलो आ जाओ, कम टू सेक्शन 95। ये 95 यूनिक सा सेक्शन है, ये बात करता तो रिडेम्पशन की है, पर यहाँ पे रिडेम्पशन की स्थिति कहाँ पे आ रही है, कोर्ट में, कोर्ट को मॉर्गेजर की सिचुएशन में, और उसके एक्सपेंसेस के बारे में है स्पेसिफिकली। क्या बोला जा रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि कई सारे मॉर्गेजर्स हैं एक ही मॉर्गेज के रिलेशन में, वही भाइयों वाला एग्जांपल ले लो, 3 भाई थे, 30 लाख रुपए का लोन लिया था प्रॉपर्टी के नाम पर। अगर उनमें से कोई एक बंदा रिडीम करता है पूरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, उस एक भाई ने, बड़े भाई ने, जिसका काम अच्छा चल रहा था, उसने पूरी मॉर्गेज चुरा ली थी, तो सेक्शन 92 के हिसाब से क्या हो गया था, उसके पास वो सारे अधिकार आ गए थे जो मॉर्गेजी के पास होते हैं अपने भाइयों के खिलाफ। वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता था, फोरक्लोज भी कर सकता था, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो मॉर्गेज किस प्रकार की थी। तो वो सब्रोगेशन की स्थिति बन गई थी। अब ये जो को मॉर्गेजर है ना, जो सब्रोगेशन की स्थिति में आ गया है, मॉर्गेजी के शूज में आ गया है, ये उस पावर को ना केवल अपना पैसा, जो उसका पैसा गया उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को छुड़ाने में, रिडीम करने में, उसको तो क्लेम ही करेगा, मतलब 20 लाख रुपए हमारे एग्जांपल में, क्योंकि इसने टोटल 30 लाख रुपए चुकाए हैं ना, 10 लाख तो उसके खुद ही बनते थे, जो 20 लाख चुकाए हैं उनको तो रिकवर करेगा ही करेगा। उसके अलावा अगर उसको रिडीम करने में उसका और कोई भी खर्चा हुआ है, कोई भी वकील वकालत का, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, किसी भी रजिस्ट्रेशन का, किसी भी स्टैम्प पेपर का, अगर कोई भी एडिशनल खर्चा हुआ है उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने में, वो भी पे करेगा, उसको भी वसूलेगा। तो कहने का मतलब हमारे एग्जांपल में जहां पे 3 भाई थे, सबका 10 लाख रुपए चुकाना बन रहा था, पर किसी ने चुकाया नहीं, इसी भाई ने 30 लाख रुपए दिए, तो वो 20 लाख रुपए तो लेगा ही अपने दोनों भाइयों से, उसमें ऐड कर देगा वो अमाउंट, मानो 50,000 रुपए खर्च हुए थे रिडीम करने में, कोर्ट वोट जाना पड़ा, वकील की फीस देनी पड़ी, तो अब अपने भाइयों से 50 के भी 3 टुकड़े करेगा ना, क्योंकि एक टुकड़ा उसका भी है। तो अपने भाइयों से वो टोटल कितने वसूलेगा, 20,33,000 रुपए लगभग, 20,33,000 लगभग। तो उसके जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड एंड दे आर आल्सो रिकवरेबल। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब 2 सेक्शंस बचे हैं बच्चे, फाइनल 2, जिसमें से एक तो नाम मात्र का है, ये वाला देखो, सेक्शन 96। ये बच्चे स्पेसिफिक है उस मॉर्गेज के बारे में जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के आधार पर है। मैंने आपको सेक्शन 58 पढ़ाया था, जो उसमें आखिरी टाइप की, सेकंड लास्ट टाइप की मॉर्गेज थी, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। उसमें क्या हो रहा था, ना ही प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे थे, ना ही कुछ कर रहे थे, बस प्रॉपर्टी के कागजात को हम गिरवी रख के पैसा ले रहे थे। और ये केवल कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ही पॉसिबल है, या फिर ऐसी जगह पे जहां पे नोटिफिकेशन निकाल दे सरकार, उस मॉर्गेज के बारे में। तो ये जो भी बातें हमने पढ़ी, जो भी रिलेशनशिप पढ़ा मॉर्गेजीज का आपस में, टेकिंग के रूल, दे आल्सो अप्लाई इन रिलेशन टू मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, वहां पे भी अप्लाई होंगे। अब ऑब्वियसली मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक से ज्यादा हो सके, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एक ही होंगे, एक ही डॉक्यूमेंट को बार-बार कैसे बेचारा डिपॉजिट करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर अगर उनमें से कोई भी एक मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, दैट इज आल्सो काउंटेड। मतलब ये जो मानो इतने मॉर्गेज नंबर 1 था, 2 था, 3 था, ये सारे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के आधार पर तो नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ही होंगे, राइट? तो हो सकता है कि ये वाला डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड से हो, ये सिंपल मॉर्गेज हो, ये इंग्लिश मॉर्गेज हो, दैट इज वेरी पॉसिबल। तो ये हमारा सेक्शन बस इतना कह रहा है कि जहां पर भी मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स एक्सेप्टेबल है हमारे देश के अंदर, वो भी इनमें एक मॉर्गेज हो सकती है। अब इसका बच्चे वैसे कोई लॉजिक नहीं बनता, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, बस हाँ जो बताने लायक चीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब देखो बच्चे, आखिरी सेक्शन, द वेरी लास्ट सेक्शन, एंड देन वी कैन एक्चुअली एंजॉय। कि आज मुझे लग रहा है हम लोगों ने सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, सबसे ज्यादा लगभग सेक्शंस कवर करे हैं, तो वी शुड रियली अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन देखो। अब जैसे 97 मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल, 96 मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के लिए स्पेसिफिक था, ये है एनॉमलस मॉर्गेज के बारे में। एनॉमलस मॉर्गेज कौन सी होती है, लास्ट मॉर्गेज। एनॉमलस मॉर्गेज का मतलब होता है एक ऐसी मॉर्गेज जिसमें अलग-अलग मॉर्गेजेस के फीचर्स कंबाइन करे गए हैं।
सिंपल मॉर्गेज का पर्सनल लायबिलिटी ले लिया, यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज का पोजेशन दे दिया, ऐसी कुछ परिस्थिति व्हेन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ डिफरेंट मॉर्गेजेस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि वो बड़ी अस्थिर सी स्थिति हो जाती है। अगर सिंपल मॉर्गेज हो तो हमें पता है कि सिंपल मॉर्गेज क्या होती है कि भाई पर्सनल लायबिलिटी होती है, पोजेशन देने की जरूरत नहीं होती। यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज है तो हमें पता है कि पोजेशन देना पड़ता है और प्रॉपर्टी की जो रेंट्स हैं उन्हीं से चुकता है वो सारा सब कुछ। इंग्लिश मॉर्गेज है तो हमें पता है कि कन्वे करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, और जब पैसा चुका देते हैं तो प्रॉपर्टी रीकन्वे हो जाती है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है तो वी आल्सो नो कि हम कागज को गिरवी रखेंगे एंड देन वी गेट द मनी, और जब पैसा पे कर देंगे तो कागज हमको सारे मिल जाएंगे। या फिर कंडीशनल सेल है तो उसमें क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर पैसा समय पे दे दिया तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो अगर इनमें से कोई एक मॉर्गेज है तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में लिखा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा तो भी कानून हम लगा सकते हैं, हमें पता है कि ये वाली मॉर्गेज किस तरीके से काम करेगी। परेशानी आती है एनोमलस मॉर्गेज में, क्योंकि उसमें कोई भी फीचर किसी का भी उठा सकते हैं। तो एनोमलस मॉर्गेज बच्चे एक ऐसी मॉर्गेज होती है जो टीपीए के हिसाब से नहीं, सेक्शन 58 के हिसाब से नहीं, वो चलती है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लगाए होते हैं, मतलब उन्होंने जो भी फीचर्स डाले होते हैं ऑफ डिफरेंट मॉर्गेजेस, वो सारे एप्लीकेबल हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी एनोमलस मॉर्गेज हो सकती है जिसमें पर्सनल लायबिलिटी जो सिंपल मॉर्गेज की है और पोजेशन जो यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज का है वो दोनों कंबाइंड हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे कि जो हमारा मॉर्गेज है उसकी मॉर्गेज है उसकी पर्सनल लायबिलिटी है और वो जो पैसा है वो रेंट और प्रॉफिट से भी चुकाया जा सकता है। मतलब जो भी वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, whatever points that they have taken out of all the other available mortgages, वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। और जो भी कुछ उन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उनका जो रिलेशनशिप है मॉर्गेजर और मॉर्गेजी का एक दूसरे की तरफ या मॉर्गेजियों का आपस में, that will solely be determined on the basis of that particular contract। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मानो अगर ये जो इतने सारे मॉर्गेजी हो रहे थे, मानो इनमें से ये वाला एनोमलस मॉर्गेज है, मानो ये वाला इंग्लिश मॉर्गेज है, ये वाला यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज है, तो इनका तो हमें पहले से पता है कि इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि पैसा कर दो, पे कर दो, रिकन्वे हो जाएगी प्रॉपर्टी। इसमें पता है हमको कि भाई पोजेशन से काम चलेगा। पर ये एनोमलस मॉर्गेज हमें पता नहीं कि इसमें कौन सा फीचर है कौन सा नहीं है, तो ये पूरी तरीके से रेगुलेट होगी उस मॉर्गेज डीड के आधार पर, मतलब इनके बीच में जो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर। तो एनोमलस मॉर्गेज इज solely guided by the terms of the contract। तो जो भी राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं ऑफ द मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी टुवर्ड्स वन अनदर, दैट इज solely determined on the basis of the mortgage deed। हाँ, इसमें एक एडिशन हो सकता है कि अगर कोई जिस जगह पे वो मॉर्गेज की गई है वहां पे कोई लोकल यूसेज चल रहा है कि किसी भी यूजुफ्रैक्टरी में एनोमलस मॉर्गेज में कोई एक ऐसा फीचर होता है जो इंप्लाइड माना जाता है, तो इसको भी हम स्वीकार कर सकते हैं। तो लोकल यूसेज जो होती है वो दैट कैन बी इंप्लाइड इनटू ए एनोमलस मॉर्गेज। बस इतना ही याद रखना है हमको कि कोई भी लोकल यूसेज कॉन्ट्राडिक्ट ना करे उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस मॉर्गेज डीड के किसी टर्म को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही जीतेगा। जब तक वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, किसी चीज को स्पेसिफाई कर रही है, क्लैरिफाई कर रही है, अप टू दैट एक्सटेंड लोकल यूसेज अलाउड है। तो बस एक ही बात सीख के जानी आउट ऑफ सेक्शन 98 दैट इन केसेस ऑफ एनोमलस मॉर्गेजेस, ये जो हमने इतने सारे सेक्शंस पढ़े उनसे ज्यादा सुप्रीम होता है उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस मॉर्गेज डीड। उनका क्या रिश्ता होगा एक दूसरे की तरफ, क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या लायबिलिटीज होंगी, मॉर्गेज कैसे रिडीम की जाएगी, फुल क्लोजर का अधिकार होगा, सेल का अधिकार होगा, क्या समय होगा, पैसा कब ड्यू होगा, ऑल ऑफ दिस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्गेज डीड, ना कि ये सारे सेक्शंस जो हमने पढ़े। दैट इज द सिंपल फंडा। अब मुझे बता दो सेक्शन 98 आप सभी को समझ में आ गया है? क्लियर है बच्चे? ऑल गुड? क्विकली समझ में आ गया 100% सभी लोगों को? हम लोगों ने अपना सफर सेक्शन 77 से शुरू किया था, अभी ऑल क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, पुरानी बातें जैसे भूल गए वो फोरक्लोजर सेल वगैरह, वो तो आपको बच्चे दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो। इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन अ बिग कॉन्सेप्ट ना। वैसे मोटे तौर पर आपको सब, एक भी बच्चे का नाम छूटना नहीं चाहिए। आई कैन सी इट, हर एक बच्चा जो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को वो बोले, अगर कोई दिक्कत है तो उसको बोले, अगर समझ में आ गया तो यस को बोले। चलो बहुत अच्छा बच्चे, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हम लोग आज इसको खत्म कर लेंगे, तो थैंक यू सो मच, आई सी यू वेरी सून। आज बच्चे मैं आपको आधे ही नोट्स अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी हम पूरा एजेंडा को कवर कर लेंगे इसी वीक। जो बाकी के आधे नोट्स हैं वो कल रात तक आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आप तो सभी लोग थक गए होंगे दिमागी रूप से। आई सी यू टुमारो 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे, कल आईपीसी क्लासेस हैं तो मजा आने वाला है, टाइम पे आइएगा। बाय बाय, गुड नाइट। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा राजस्व लेखपाल का पेपर जो 13 सितंबर 2015 को हुआ था, आज हम लोग उस पेपर को सॉल्व करेंगे और आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए अलग से मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जो माता पिता का सपना है वो भी साकार कर सकते हैं, ताकि उनका भविष्य है वो उज्जवल हो। ठीक है, जो हम लोग सबसे पहले मैथ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तत्पश्चात और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। आप लोगों से क्या पूछा गया, वृत्त का व्यास, और दिया क्या है, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को और फिर उसके तत्पश्चात हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, डायमीटर किससे मिलकर बनता है, 2r से। अगर त्रिज्या का डबल कर दें तो क्या बन जाता है, डायमीटर। तो 2 पाई r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई d। और वृत्त का व्यास क्या होता है, d। d मतलब डायमीटर। उसने बोला है कि जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त की परिधि है वो वृत्त के व्यास से कितनी अधिक है, 18.6 सेंटीमीटर। यदि हम लोग क्या करें, वृत्त की परिधि में से, अगर वृत्त की परिधि, ठीक है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और जो डायमीटर होता है किससे मिलकर बनता है, अगर त्रिज्या का डबल कर दें तो क्या बन जाता है, डायमीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2r से मिलकर क्या बन जाएगा, d। और आपका पाई है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप लोग, पाई d। और वृत्त की व्यास कितना दिया है, 2r। कितना दिया है, 2r। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, d। d मतलब डायमीटर। उसने बोला है कि वृत्त की परिधि है, वृत्त के व्यास से कितनी है, 18.6 सेंटीमीटर अधिक। कितनी है, 18.6 सेंटीमीटर अधिक। तो अपन लोग वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ d बनाने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर किससे बनता है, अगर त्रिज्या का डबल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, डायमीटर। अगर 2r से मिलकर क्या बनता है, d। और पाई का पाई लिख देंगे, 2r से क्या बन गया, d। यदि त्रिज्या का डबल कर दिया तो डायमीटर। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d। और आपके क्वेश्चन में बोला गया जो वृत्त की परिधि है, वृत्त के व्यास से कितनी अधिक है,
6 सेंटीमीटर। कितनी है? 18.6 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी है? पाई डी। ठीक है, और वृत्त का व्यास कितना है? डी। तो वृत्त की परिधि कितनी है? अधिक 18.6 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या लगा? बराबर का साइन। जब जी अधिक है, या तो इसमें से 18.6 सेंटीमीटर माइनस करो, या फिर इसमें क्या कर दो? 18.6 सेंटीमीटर जोड़ दो, क्योंकि इसमें बोला गया है जो वृत्त की परिधि है, वृत्त के व्यास से कितनी अधिक? 18.6 सेंटीमीटर। या तो इसमें से माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। पाई डी ये प्लस का डी है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का डी, इज इक्वल टू में क्या होगा? 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? डी कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? पाई, यहाँ क्या बचेगा? 1, इज इक्वल टू 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लोग को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे डी, यहाँ क्या करेंगे? 22 माइनस 7 यहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू 18.6 सेंटीमीटर। 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 15। क्या बचेगा? 15। यहाँ क्या आ जाएगा? 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे? अपन को क्या निकालना? वृत्त का व्यास ही आपको निकालना है। तो ये क्या है? वृत्त का व्यास ही है, तो अपन को मतलब डी की वैल्यू निकालना है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी को यहीं रखेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 18.6। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट, इसके नीचे 1 मान लेना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 15 का किसमें 7 का किसमें हो जाएगा? इसमें, और 15 का किसमें हो जाएगा? इसमें। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन लोग? दशमलव से क्या कर देंगे? यहाँ दशमलव हटाएंगे तो जीरो कितनी आ जाएगी? 1 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी आएंगे? 1 अंक। ठीक है, फिर अपन लोग इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो इसका अगर आप लोग इसे कट करेंगे, 3 18 और 3 दूनी 6, 1 कितनी 5 15। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 62 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे? 7 में। ठीक है, 62 गुणे 7 कर दोगे, अपन में क्या आ जाएगा? 50। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और ये कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, अपन में क्या आ जाएगा? 50। फिर क्या करेंगे? इसको 50 से भाग दे देंगे, आपका वही क्या होगा? डी की वैल्यू, वही आपका क्या होगा? आंसर। अगर इसे 50 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 8.68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ई सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? इसमें ये बोला गया है जो स्कूटर और मोपेड के जो प्राइस का अनुपात है 9:5 है, और जो स्कूटर का मूल्य है मोपेड के मूल्य से कितना अधिक है? 4200 रुपये अधिक है। चलो समझते हैं क्वेश्चन की ओर। जो स्कूटर है, एक मोपेड है, उनका प्राइस का अनुपात क्या दिया है? 9:5। ठीक है, अब उसने बोला है जो स्कूटर का प्राइस है मोपेड के प्राइस से कितना अधिक है? 4200 अधिक है। कितना अधिक है? 4200। लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ कितना अधिक है? 4 यूनिट। क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 4200। कितनी थी? 4200। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 एकम 4 जीरो, 1050। तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया मोपेड का प्राइस क्या होगा? मोपेड की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, 0 5 25, 5 एकम 5। तो मोपेड का प्राइस कितना हो जाएगा? 5250। अगर आपसे स्कूटर का पूछा जाता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 9 से। ये आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। तीनों संख्याओं का योगफल दिया है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है? 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा है। आप एक बार पहले उसकी भाषा को समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, ये भी समझें कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, आप क्या करेंगे? हम लोग इसमें दिया है फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है? 5:8। लेकिन आप बोलोगे यहाँ दूसरी संख्या कितनी है? 3, और यहाँ कितनी है? 5। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वल करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, यहाँ भी दूसरी संख्या, यहाँ भी दूसरी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:8। फिर क्या करेंगे? यहाँ क्या है? खाली है, यहाँ भी क्या है? खाली है, तो इसकी जो पीछे है वही क्या आ जाएगा? यहाँ आगे आ जाएगा। यहाँ क्या था? 3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3। यहाँ भी खाली है, तो इसके आगे क्या है? 5, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10, और फिर इसका मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा? 15, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, और आपकी क्वेश्चन में बोला गया तीनों संख्याओं का योग कितना है? 392, और यहाँ कितना हो रहा? तीनों संख्याओं का योग 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 392। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 392 बटे में क्या आ जाएगा? 49। तो ये कितनी टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, तो आपसे किसका पूछा गया? आपसे पूछा गया तीसरी संख्या क्या होगी, और तीसरी संख्या एक्चुअल में है कितनी? 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब यहाँ 25 यहाँ 8, तो यहाँ किसमें मल्टीप्लाई किया? 24 से, तो यहाँ भी क्या करोगे? 24 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको किसके चाहिए? थर्ड यूनिट की वैल्यू, मतलब तीसरी संख्या की। तीसरी संख्या कितनी है? 24, तो इसमें भी क्या करोगे? 24 से मल्टीप्लाई, 8 को 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। तो आपकी थर्ड संख्या कितनी आ जाएगी? 192। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है, और इसकी भुजाओं का अनुपात है वो कितना दिया? 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया? परिमाप दिया है, और जो भुजाओं का जो अनुपात है वो भी दिया है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? तीन जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। ठीक है, और भुजाओं का अनुपात कितना दिया? 5:12:13। ठीक है, और पेरीमीटर इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग, तो 3 एक हो जाएगी, एक मान लेना 5x, एक मान लेना 12x, क्या मान लेना 13x। ठीक है, फिर इनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 12 कितना होता है? 25, 25 और 5 30x। ठीक है, 30x की वैल्यू कितनी थी? 540, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो हमने क्या कर दिया? तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, और तीनों भुजाओं का योग कितना दिया था? 540। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 540 बटे में क्या आ जाएगा? 30, तो इससे कट जाएगा। 3 से वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 18। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 18। आपसे क्या पूछा गया? इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना? तो आप अगर भुजा निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 5, पहली वाली भुजा कितनी थी? 5x, तो x की वैल्यू कितनी है? 18, 18 पंचे 90, और दूसरी वाली भुजा कितनी है? 12x, 12 गुणे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 18 दूनी 36, 18 एकम 18 19 20 21 216। और अगर तीसरी वाली भुजा निकालोगे तो कितनी? तीसरी वाली भुजा 13x, x की वैल्यू कितनी? 18, 18 थी